नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और साथियों, आज हमने जो शुरू की थी मनोविज्ञान की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का रूप क्या है, मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, और मनोविज्ञान के संदर्भ में हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और मनोविज्ञान की उत्पत्ति में जो विकास क्रम था वो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था साथियों। तो आज हम थोड़े से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका एक संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको हमेशा हमेशा जो मनोविज्ञान का विकास क्रम है वो एक तरीके से याद रहे। तो साथियों, आज की सेशन, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं। अपना विषय है साथियों मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं साथियों, मनोविज्ञान के संदर्भ में। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। विकास क्रम की हम बातें कर रहे थे साथियों। विकास क्रम मनोविज्ञान की बात करें तो विकास क्रम में जो उत्पत्ति का जो विकास क्रम पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले जो विज्ञान आया साथियों मनोविज्ञान के संदर्भ में, उसको कहा गया था आत्मा का विज्ञान। तो साथियों, संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। देखो, पहले जो विज्ञान आया था उसका नाम था आत्मा का विज्ञान। कौन सा विज्ञान आया था? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान के विकास क्रम में पहला विज्ञान आया था आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। अब साथियों, आपको भी पता है कि आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सूल, है ना, आत्मा का विज्ञान आया था। अब इस आत्मा के विज्ञान को लेकर के कौन आया था और इस आत्मा के विज्ञान का समर्थन किन किन व्यक्तियों ने किया था और कब तक ये जो है आत्मा का विज्ञान चला था, इन बातों के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। बहुत ही संक्षिप्त में, आपको याद भी रहेगा साथियों। तो बात करते हैं आत्मा के विज्ञान के जनक की। जनक की बात करते हैं तो साथियों, आत्मा के विज्ञान को लेकर के आया था साथियों अरस्तु। कौन लेकर के आया था? अरस्तु लेकर के आया था। अरस्तु, अरस्तु नामक एक महान दार्शनिक हुआ करते थे साथियों, जिन्होंने आत्मा का विज्ञान, जो कि आत्मा का विज्ञान लेकर के आए थे। और साथियों, समर्थनकर्ता की बात करें कि भी इस आत्मा के विज्ञान का समर्थन करता, यानी समर्थन किन किन व्यक्तियों ने किया था। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि आत्मा का विज्ञान का समर्थन किया था एक व्यक्ति हुआ करते थे, उसका नाम था साथियों प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। प्लेटो ने किया था। एक और व्यक्ति हुआ करते थे साथियों, जिसका नाम था साथियों डेकार्टे। डेकार्टे, डेकार्टे हुआ करते थे। और साथियों, एक व्यक्ति और हुआ करते थे रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल। और साथियों, रुडोल्फ, ये वही रुडोल्फ गोइकिल है जिन्होंने साइकोलॉजी की, एक मनोविज्ञान का सबसे पहली पुस्तक लिखी थी मनोविज्ञान में। यानी मनोविज्ञान का सबसे पहली, मनोविज्ञान के संदर्भ में सबसे पहली बार पुस्तक लिखने वाले यही व्यक्ति थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साथियों साइकोलॉजिया, या कई किताबों में इसका नाम रुडोल्फ गोइकिल्स भी देखने को मिलता है ना। तो रुडोल्फ गोइकिल ने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, और 1590 में लिखी थी, जिसमें मनोविज्ञान शब्द की परिचर्चा की गई थी साथियों। यह भी प्रश्न मैंने आपको बता देता हूं कि मनोविज्ञान शब्द का उल्लेख कौन सी, किसने, मतलब कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले परिचर्चा किसने की थी? तो रुडोल्फ गोइकिल ने की थी साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो साथियों, इसके बारे में ये देखना है कि आत्मा का विज्ञान है जो कब आया था, कौन सी सदी में आया था। तो आपको भी पता है कि आत्मा का विज्ञान था वो 16वीं शताब्दी में आया था। कौन सी शताब्दी में आया था? 16वीं सदी में आया था। 16वीं शताब्दी में आपको ध्यान में रखना है कि आत्मा का विज्ञान कब आया था? 16वीं शताब्दी में आया था। अब साथियों, ये हमें भी इस बात का भी पता होना चाहिए कि आत्मा का विज्ञान था। इसके बाद विकास क्रम में 2 नंबर पे कौन सा विज्ञान आता है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। यानी मनोविज्ञान के विकास क्रम में 2 नंबर पे कौन सा विज्ञान आया था? 2 नंबर पे साथियों मनोविज्ञान के विकास क्रम में मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया था। मन या मस्तिष्क का, मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया था साथियों। मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया था। इसका जो जनक किसे माना जाता है वो भी पता आपको होना चाहिए। तो मन या मस्तिष्क के विज्ञान को लेकर के कौन आया था, तो वो भी आपको पता है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान लेकर के आया था साथियों अरस्तु, सॉरी पंपोनोजी लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था? पंपोनोजी। पंपोनोजी, पंपोनोजी, पंपोनोजी लेकर के आया था साथियों। ठीक है। अब हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि इस मन या मस्तिष्क के विज्ञान का समर्थन किन किसने किया था। तो समर्थन किस किसने किया था? तो समर्थनकर्ता कौन हुआ करते थे? तो इसका जो समर्थन करने वाले व्यक्ति थे साथियों, एक तो हुआ करते थे जॉन लॉक। जॉन लॉक। एक साथियों थे थॉमस रीड। थॉमस रीड।
ठीक है। और साथियों एक हुआ करते थे रिचेरी, और एक साथियों हुआ करते थे बर्कले। बर्कले, इन लोगों ने क्या किया, इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि मन या जो मस्तिष्क का जो विज्ञान आया था, इसका जो मनोविज्ञान के विकास क्रम में 2 नंबर पे जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया था, उसका उसने क्या किया, खुल करके समर्थन किया, मन या मस्तिष्क विज्ञान की खुल करके व्याख्या की थी। अब साथियों आगे की तरफ चलते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, फिर 18वीं शताब्दी में आते आते और इस मन या मस्तिष्क के विज्ञान का क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। और इसके बाद इस मन या मस्तिष्क के विज्ञान का खंडन करने वाला विज्ञान कौन सा आता है, मनोविज्ञान के विकास क्रम में जो 3 नंबर पे विज्ञान आता है उसकी परिचर्चा करते हैं साथियों। तो 3 नंबर पे जो विज्ञान आता है उसका नाम था साथियों चेतना का विज्ञान। क्या नाम था, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान आप या चेतना अनुभूति का विज्ञान भी कह सकते हैं, चेतना अनुभूति, अनुभूति का विज्ञान, अनुभूति का विज्ञान। अब साथियों देखो, ये जो चेतना या अनुभूति का विज्ञान है, ये मनोविज्ञान के विकास क्रम पे 3 नंबर पे विज्ञान आया था। अब इस चेतना अनुभूति का जो विज्ञान था, इस विज्ञान को लेकर के कौन आया था, तो इस जो विज्ञान था इसको लेकर के आने वाले व्यक्ति का अगर नाम पूछे यानी जनक पूछे तो आपको बता देना, इसका जनक था चेतना अनुभूति का विज्ञान लेकर, चेतना का विज्ञान लेकर के आए थे साथियों विलियम वुंट। कौन लेकर के आए थे, विलियम वुंट। विलियम वुंट लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था, विलियम वुंट लेकर के आया था। अब साथियों आगे की बात करते हैं कि इस चेतना के विज्ञान का समर्थन किन किन लोगों ने किया था, यानी इस चेतना के विज्ञान के समर्थनकर्ता कौन कौन हुआ करते थे, समर्थनकर्ता की चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों विलियम वुंट हुआ करते थे, और विलियम वुंट के एक मित्र हुआ करते थे जिसका नाम था साथियों विलियम जेम्स। क्या नाम था साथियों, विलियम जेम्स नाम हुआ करता था, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, जेम्स हुआ करता था। एक साथियों अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो एक साथियों नाम और हुआ करता था जिसका नाम था जेम्स सली, जेम्स सली। और एक साथी हुआ करता था वाई या वाई से, वाई या वाई से, एक ये नाम हुआ करता था, ये ध्यान में रखना। अब देखो मनोविज्ञान के 3 विज्ञान आ गए, विकास क्रम में तीसरा विज्ञान। लेकिन साथियों 19वीं शताब्दी के अंत में मैंने आपको बताया था कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में आते आते क्या हुआ कि इस चेतना या चेतना अनुभूति विज्ञान की परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। और अस्वीकारीकरण करने का कारण क्या रहा, ये मैंने पिछली वाली क्लास में आपको अच्छी तरीके से बता दिया, केवल आपके यहाँ रिविजन के लिए बता रहा हूं साथियों, ध्यान रखना। हम आगे आज की जो क्लास है इसमें ये पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, मनोविज्ञान में अनुसंधान के कितने चरण है, मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है, भारत में मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ है ना। इस तथाकथित जो प्रश्न होते हैं ना दिमाग में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों मनोविज्ञान के विकास क्रम में है ना, चौथे नंबर पे जो विज्ञान आता है उसकी परिचर्चा करते हैं। चौथे नंबर पे विज्ञान आता है, उसका नाम है साथियों व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। कौन सा विज्ञान आता है, व्यवहार का विज्ञान आता है, व्यवहार का विज्ञान। अब साथियों व्यवहार का विज्ञान लेकर के कौन आया था, यानी व्यवहार के विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो साथियों व्यवहार के विज्ञान को लेकर के कौन आया था, इसका आपको भी पता है कि सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान लेकर के आया था साथियों जेबी वाटसन, जेबी वाटसन लेकर के आया था। जेबी वाटसन का पूरा नाम साथियों जॉन ब्रॉडसन वाटसन हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था, क्या नाम हुआ करता था, जॉन ब्रॉडसन, जॉन ब्रॉडसन वाटसन नाम हुआ करता था। ये अमेरिका के रहने वाले थे साथियों। अब देखो व्यवहार का विज्ञान के समर्थन किस किस वैज्ञानिकों ने किया, समर्थनकर्ता कौन हुआ करते थे। समर्थनकर्ता की अगर बात करूं तो साथियों बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जिसको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के नाम से जाना जाता है। तो साथियों एक व्यक्ति हुआ करते थे, मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, उसका नाम था साथियों बी.एस. स्किनर, बी.एस. स्किनर थे, जिन्होंने व्यवहार के विज्ञान का क्या किया था, समर्थन किया था। एक साथी हुआ करते थे, उसका नाम आप ध्यान में रखना, उस वैज्ञानिक का नाम था सीएल हल, सीएल हल हुआ करता था। और एक बात करूं तो इवान पी पावलो, इवान पी पावलो, 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 ठीक है। और साथियों एक हुआ करते थे विलियम, विलियम, विलियम वुडवर्थ। क्या नाम हुआ करता था, विलियम वुडवर्थ नाम हुआ करता था। और एक बात करूं तो साथियों एक नाम हुआ करता था विलियम जेम्स। क्या नाम हुआ करता था, सॉरी विलियम वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल, जेम्स नहीं साथियों, मैकडूगल, मैकडूगल,
मैकडूगल, एक नाम हुआ करता था मैकडूगल, देखो ये नाम थे। अब आप देखो इस बात का, आप देखो पहले देखो मनोविज्ञान के विकास क्रम पढ़ा था, उसमें सबसे पहले मनोविज्ञान के विकास क्रम में जो विज्ञान आया था उसका नाम था आत्मा का विज्ञान, 16वीं शताब्दी में आता है साथियों। और इस विज्ञान के जनक थे सातों, जनक थे इस विज्ञान आत्मा के विज्ञान को लेकर के आए थे अरस्तु। दर्शन शास्त्र नामक विषय चलता था साथियों 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास, मैंने आपको बताया था। उस समय क्या है कि उस दर्शन शास्त्र नामक विषय से क्या है कि इस आत्मा के विज्ञान का मतलब जन्म होता है ना। तो इसलिए दर्शन शास्त्र को क्या है कि मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है, और उसे जनक थे इसको, यानी दर्शन शास्त्र से अलग आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का एक नया रूप देने वाले थे अरस्तु। इसी कारण अरस्तु को क्या है कि मनोविज्ञान का जनक माना जाता है साथियों। और साथियों इस बात का समर्थन किन किन लोगों ने किया, तो प्लेटो ने किया था, डेकार्टे ने किया था, और रुडोल्फ बोयकिल ने किया था साथियों। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अब ये आत्मा का विज्ञान कब से लेकर के कब तक चला था, यानी अवधि की बात करें, यानी अवधि की बात कर लेता हूं यहाँ पे। अवधि भी आपको पता होना चाहिए, कब से लेकर के ये मनोविज्ञान कब तक चला था, अवधि। तो साथियों ये मनोविज्ञान आपको पता है, जो आत्मा का विज्ञान था ना, आत्मा का विज्ञान वो 16वीं सदी में आता है साथियों। आपको भी पता है कि जो मनोविज्ञान जो शब्द है ना, वो 1590 में आया था। तो यानी ये जो है ना 1590 से लेकर के साथियों 1620 तक चला था, 1620 ईस्वी तक चला था। अब आपको भी पता है कि तकरीबन इसका जो अध्ययन है ना, आत्मा के विज्ञान का अध्ययन यानी कितने वर्षों तक किया गया, तो आपको भी पता है कि आत्मा के विषय का अध्ययन लगभग 30 वर्षों तक किया गया। देखो 10 ए 20 है, 30 वर्षों तक किया गया था साथियों, ये बात आप ध्यान में रखना। अब आगे की तरफ हम चलते हैं कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान कब आया था। तो आपको भी पता है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान था वो साथियों 17वीं सदी में आया था। कौन सी सदी में आया था, 17वीं सदी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान है जो यहाँ पे आता है ना, मन या मस्तिष्क के विज्ञान में। और लेकर के कौन आया था, तो पंपोनो जी लेकर के आया था। और इस बात का समर्थन किन किन लोगों ने किया, जॉन लॉक ने किया, एक थे थॉमस रीड जिन्होंने इस बात का समर्थन किया था। एक साथियों एक व्यक्ति हुआ करते थे रिचेरी, इन लोगों ने इसका समर्थन किया। एक हुआ करते थे बर्कले, जिन्होंने भी इस बात का क्या किया साथियों, समर्थन किया था। अब देखो आगे की स्टोरी आगे चलाते हैं। अब इस बात का भी पता होना चाहिए कि इसकी अवधि क्या थी। देखो इस बात की भी, इस जो मनोविज्ञान की विकास क्रम में जो 2 नंबर पे विज्ञान आता है उसकी भी अवधि की अगर मैं बात करता हूँ, वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इसकी अवधि 1620 से ये शुरू होता है साथियों, 1620 ईस्वी से ये शुरू होता है, और ये 1620 में शुरू हो जाता है। 1620 से लेकर के साथियों ये चलता है 1789 तक। कब तक चलता है, 1789 तक। कब तक, सॉरी 1700 नहीं, 1889 तक चलता है साथियों, 1889, 1879 तक चलता है। 79 में साथियों चेतना का विज्ञान आ जाता है। यानी 1620 से लेकर के 1879 तक, यानी बात करें कि जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान था ये कब तक चला था, इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो देखो 80 साल ये हो गए, 100 साल, 80 साल ये हो गए, और साथियों कितना होगा 80, और अब जोड़ लो आप, 80 तो एक हो गए, और फिर 1800 पूरी हो गई, तो 100, 180, 180 हो गई, 180 में आप 80 और जोड़ दो, 180 में 80 जोड़ोगे तो 260, लगभग 260 वर्षों तक क्या हुआ कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान साथियों चलता रहा, और मन या मस्तिष्क के विज्ञान पे क्या होता रहा, अध्ययन होता रहा। यानी अब बात करें कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान की कब तक चला था, तो 16 लगभग 200, यानी मैं बात कर रहा हूँ लगभग साथियों, लगभग बात कर रहा हूँ लगभग 260 वर्षों तक है जो मन या मस्तिष्क के विज्ञान का ये चला था। अब साथियों हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान के विकास क्रम में मन या मस्तिष्क के विज्ञान का जब परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर लिया जाता है, अस्वीकारीकरण होने के बाद मन या मस्तिष्क के विज्ञान के बाद भी मनोविज्ञान के विकास क्रम में, उत्पत्ति का जब हम विकास क्रम पढ़ रहे हैं ना, उस विकास क्रम में 3 नंबर पे जो विज्ञान आता है उसका नाम है साथियों चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान है ना, वो साथियों आता है, आपको भी पता है कौन सी शताब्दी में आता है, 19वीं सदी में आता है, 19वीं सदी में आता है। कौन सी सदी में आता है, 19वीं सदी में चेतना या चेतना अनुभूति का विज्ञान आता है। उसे लेकर के कौन आता है साथियों, विलियम वुंट आते हैं। ये साथियों विलियम वुंट थे, ये ऑस्ट्रेलिया के निकट वियना के रहने वाले व्यक्ति हुआ। विलियम वुंट थे ना साथियों, ये सॉरी वियना ने, ये जो विलियम वुंट हुआ करते थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे साथियों।
जर्मनी के रहने वाले थे। और साथियों आपको भी पता है ये पंपोनोजी थे ना, ये इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। और ये साथियों जर्मनी के। और अरस्तु तो आपको पता है यूनान, यूरोप महाद्वीप में यूनान यानी यूनान, ये तो एक दार्शनिक हुआ करते थे, यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे साथियों। ठीक है, अब आपको देखो अपनी विषय पर चलते हैं। देखो विलियम वुंट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे साथियों। विलियम वुंट जर्मनी के जर्मनी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय के अंदर साथियों। और लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने चेतना के विज्ञान, लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय हुआ था निप्जिंग नगर में, निप्जिंग नगर विश्वविद्यालय जो वर्तमान में साथियों कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है ना। उस विद्यालय में उसने किया कि चेतना पर प्रयोग किया था और अंतर्दृष्टि विधि का क्या है कि वहां पे गठन किया गया था। इसलिए विलियम वुंट को क्या है कि चेतना में, इसलिए विलियम वुंट को अंतर्दृष्टि विधि का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे की तरफ और चलते हैं कि साथियों चेतना क्या होती है। मैंने बताया था विलियम वुंट के अनुसार बताया कि चेतना मस्तिष्क का आंतरिक रूप होता है ना। मस्तिष्क का आंतरिक रूप क्या होती है? चेतना। मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर परिभाषा की बात करूं तो मस्तिष्क का आंतरिक विचारधारा होती है जो बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं साथियों। आपको मैंने भी अच्छी तरीके से बताया था कि चेतना क्या होती है, इसके बारे में जो पहली वाली क्लास है चेतना क्या होती है उसको उदाहरण देकर भी आपको समझाया था। तो साथियों जो चेतना का विज्ञान आया था, इस बात का समर्थन किन किन लोगों ने किया, यानी चेतना के विज्ञान की खुलकर के व्याख्या किन किन लोगों ने की? तो साथियों विलियम वुंट हुआ करते थे, उसके एक मित्र हुआ करते थे विलियम जेम्स, जिन्होंने साथियों क्या किए कि इस चेतना के विज्ञान की खुलकर के व्याख्या की थी। और एक साथियों ये जो विलियम जेम्स थे ना, ये इसके विलियम वुंट के मित्र, ये साथियों अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और साथियों विलियम जेम्स के बाद जेम्स सली है, वाइस या वाइव एक ही नाम है साथियों, दोनों वाइव या वाइस एक ही नाम है। इन लोगों ने क्या कि इस चेतना के विज्ञान का क्या किया था? समर्थन किया। और साथियों 19वीं शताब्दी के अंत में इस 19वीं शताब्दी के अंत में क्या किया कि इस चेतना के विज्ञान की अस्वीकारीकरण कर दिया गया। यानी चेतना के विज्ञान की जो परिभाषा थी उनको अस्वीकारीकरण कर दिया गया। अस्वीकारीकरण करने का कारण क्या था वो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था ना कि चेतना का जो विज्ञान था ना, वो क्या, चेतना क्या होती है आपको पता है कि मस्तिष्क के आंतरिक रूप का मतलब आंतरिक रूप होता है, उसको हम चेतना कहते हैं। यानी मस्तिष्क के एक आंतरिक रूप, आंतरिक को आप समझते हो कि मस्तिष्क का आंतरिक रूप होता है ना, उनका वर्णन है ना चेतना के बारे, चेतना आंतरिक रूप का ही वर्णन करता है। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी बातें आपको थोड़ा सा फ्लैश पॉइंट में ले जाना चाहता हूं कि चेतना के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो चेतना का विज्ञान का प्रयोग चेतना के इसी इसी दौरान है ना साथियों कि चेतना पर क्या है कि चेतना पर प्रयोग होना शुरू हो गया था। मनोविज्ञान में पहली बार प्रयोगशाला की स्थापना की थी उस समय विलियम वुड ने। आपको बता देता हूँ, पहले इसकी अवधि बता देता हूँ कि चेतना का विज्ञान कब से लेकर के कब तक चला था। तो यानी अवधि की बात करें तो चेतना के विज्ञान की अवधि आप ध्यान में रखना। चेतना के विज्ञान की अवधि साथियों है, ये चलता है साथियों, शुरू होता है 1879 में, 1879 में शुरू होता है और साथियों ये चलता है 1890 तक चलता है। कब तक चलता है? 1890 तक, है ना। तकरीबन बात करें कि कितनों वर्षों तक चेतना के विज्ञान पे क्या हुआ कि अध्ययन हुआ, तो हम बात कर सकते हैं लगभग साथियों, बात करें लगभग, बात कर रहा हूं साथियों लगभग बात करें तो 11 वर्षों तक क्या है कि चेतना के विज्ञान पे क्या हुआ था? अध्ययन होता है। कितने वर्षों तक चेतना के विज्ञान पे अध्ययन होता है? 11 वर्षों तक चेतना के विज्ञान पे क्या किया जाता है? अध्ययन होता है। ये आप ध्यान में रखना साथियों, वर्षों नाम है, वर्षा नाम नहीं है साथियों, वर्षों वर्षों तक चेतना पर अध्ययन कितने वर्षों तक किया गया? 11 वर्षों तक साथियों, 11 वर्ष है ये ना, ध्यान में रखना 11 वर्षों तक। यानी 1879 से लेकर के 1879 से लेकर के 1890 तक इस पे चेतना के विज्ञान पे क्या हुआ कि अध्ययन होता है, यानी तकरीबन 11 वर्ष। अब आपको पता है कि 1879 में क्या है कि विलियम वुंट थे ना, उन्होंने क्या है कि एक जर्मनी के अंदर लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय हुआ करता था, है ना, उसमें क्या है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अब प्रश्न ये आ जाए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विश्व में सबसे पहले कहां स्थापित की गई? तो आपको पता है कि जर्मनी के लिप्जिंग नगर के अंदर लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में की गई थी। और साथियों लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय ने उसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, है ना, ये बात ध्यान में रखना। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में
मनोविज्ञान के अंदर प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, तो भारत के अंदर प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी ना, वो कोलकाता के अंदर स्थापित की गई थी। और कोलकाता के अंदर किसने स्थापित की, तो एन एन सेनगुप्ता ने की थी साथियों, और उसने 1915 में की थी साथियों, है ना। भारत की प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। और विश्व की पूछे तो जर्मन के लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में विलियम बुट द्वारा की गई थी। अब आप ये बताओ कि विलियम बुट ने जब प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की, तो जर्मनी में की। और उस प्रयोगशाला में क्या होता था, उस प्रयोगशाला में साथियों चेतना पर प्रयोग किया जाता था। और उसका जो प्रथम भाई उद्देश्य क्या था, प्रयोगशाला जो चेतना को मतलब विज्ञान का विषय दिलवाना, यानी मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में लेकर के आना, चेतना का विज्ञान मतलब सिद्ध करना। अब देखो आत्मा का विज्ञान आया था, सबसे पहले तो आत्मा के विज्ञान को अस्वीकारीकरण कर दिया गया। अस्वीकारीकरण करने का कारण क्या था कि भाई ये किसी रूप से विज्ञान नहीं था। आत्मा पे प्रयोग विज्ञान में आपको पता है कि प्रयोग होते हैं, प्रयोग किस पे होते हैं, मूर्त वस्तुओं पे होते हैं। आत्मा आपको पता है मूर्त वस्तु नहीं है, एक अमूर्त वस्तु है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। लेकिन मूर्त वस्तु प्रयोग संभव नहीं हो पाया, और प्रयोगों द्वारा जब हम किसी विषय वस्तु को या किसी कंटेंट को सिद्ध नहीं कर पाते ना साथियों, तो वो विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है ना। तथ्य में सिद्धांतों के द्वारा हम उसके निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ना, तो वो वस्तु विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है। तो आत्मा का भी ऐसा ही वाल हुआ था साथियों। आत्मा पे क्या कि अरस्तु ने क्या कहा, अरस्तु ने देखो शुरुआत में ये कहा कि देखो आत्मा में क्या कि दर्शन शास्त्र नामक उस समय एक विषय चलता था। दर्शन शास्त्र का भाग ही साथी उस समय ये मनोविज्ञान नहीं हुआ करता था। मनोविज्ञान तो जाकर के स्वतंत्र विषय का दर्जा उसे 1880 के अंदर प्राप्त होता है। कैसे अभी बताऊंगा आपको। देखो तो क्या हुआ कि देखो आत्मा के जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंदर क्या कि आत्मा परमात्मा ब्रह्म पे अध्ययन किया जाता है साथियों। अब मनोविज्ञान का उद्देश्य दर्शन शास्त्र का उद्देश्य होता था कि मनुष्य का मिलन किससे करवाना, ईश्वर से करवाना। किससे करवाना, ईश्वर से करवाना, यानी मनुष्य का मिलन ईश्वर से करवाना। तो अरस्तु उस समय एक दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। उसने कहा कि अगर हमें मनुष्य का मिलन ईश्वर से करवाना है तो हमें सबसे पहले किसको समझना चाहिए, इस मानव को समझना चाहिए। तब जाकर के हम मनुष्य को किससे मिला सकते हैं, ईश्वर से मिला सकते हैं। लेकिन साथियों बात ध्यान में रखना, तब ये कहा कि अगर मनुष्य को समझना है ना तो हमें आत्मा को समझना होगा। तब जाकर के आत्मा का विज्ञान शुरू हुआ था। लेकिन आत्मा का जब विज्ञान शुरू हो गया तो उस पे साथियों प्रयोग संभव नहीं हो पाया। प्रयोग संभव नहीं होने के कारण भी साथियों मैंने आपको बताया कि एक तो उस पे अमूर्त वस्तु होती है आत्मा, जिस पे प्रयोग करना संभव नहीं था। आत्मा का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। इस कारण आत्मा पे प्रयोग करना यह संभव हो गया। इसलिए आत्मा का विज्ञान का क्या कर दिया गया साथियों, अस्वीकारीकरण कर दिया गया, है ना। अस्वीकारीकरण होने के कारण मनोविज्ञान के विकास क्रम में 2 नंबर पे जो विज्ञान आता है साथियों, मन या मस्तिष्क का विज्ञान आता है। और साथियों मन या मस्तिष्क का विज्ञान लेकर के आते हैं पंपोनो जी। और पंपोनो जी क्या करते हैं, इस मन या मस्तिष्क विज्ञान को सिद्ध करने में लग जाते हैं। लेकिन साथियों आपको भी पता है ये केवल और केवल नाम से दोनों विज्ञान थे, इसमें प्रयोग संभव नहीं हो पा रहे थे। इस कारण साथियों इस प्रयोग नहीं संभव होने के कारण साथियों इस मन या मस्तिष्क का विज्ञान का भी क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी में भी इसका भी क्या हुआ गया, इस मन या मस्तिष्क का विज्ञान की परिभाषा का भी क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। और जब मन या मस्तिष्क के विज्ञान की परिभाषा का अस्वीकारीकरण हुआ, यानी परिभाषा का खंडन करके, मन या मस्तिष्क के विज्ञान का खंडन करके एक नया विज्ञान मनोविज्ञान के विकासकरण की यानी एक जन्म लेता है, उसका नाम है साथियों चेतना या चेतनानुभूति का विज्ञान, जो लेकर के आते हैं साथियों विलियम बुट। ये साथियों जर्मनी के रहने वाले थे, एक प्रोफेसर हुआ करते थे लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय के अंदर। साथियों उन्होंने क्या है कि सबसे पहले चेतना पे प्रयोग किया था, और चेतना पे प्रयोग करके मनोविज्ञान के अंदर मतलब मनोविज्ञान के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना है, जो लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय जर्मनी में की थी, जो विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला मानी जाती है। अब ध्यान में रखना आप इस बात को। अब साथियों ये प्रयोग कब किया था, 1879 में किया था। और प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया कि चेतना वास्तव में चेतना पे प्रयोग किया जा सकता है। चेतना मूर्त वस्तु होती है ना। चेतना मूर्त वस्तु होती है, ऐसा सिद्ध कर दिया किसने, विलियम वुंट ने। इसलिए क्या हुआ साथियों कि मनोविज्ञान के अंदर एक विज्ञान का रूप धारण कर लिया मनोविज्ञान ने, है ना। मनोविज्ञान क्या है कि दर्शन शास्त्र नामक विषय से चल करके एक विज्ञान के रूप में धारण कर लेती है। दर्शन शास्त्र तो आपको पता है कि विचारों का एक प्रवाह का विज्ञान, प्रवाह का एक विषय होता है, उसमें कोई विज्ञान नहीं होता। लेकिन फिर इसका एक भाग हुआ करता, लेकिन इसने विज्ञान का रूप दर्जा धारण कर, विज्ञान में इसका प्रयोग मतलब निष्कर्षों द्वारा चेतना का विज्ञान का विषय का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी मनोविज्ञान को एक नए स्वतंत्र विषय के रूप में
दर्जा मिल गया। तो साथियों यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा है वो 1880 में प्राप्त होता है। और 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने वाले व्यक्ति कौन हुआ करते थे, मनोवैज्ञानिक कौन हुआ करते थे? तो वो विलियम वुंट हुआ करते थे साथियों। इसलिए यहाँ से कई प्रश्न आते हैं कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान को आधुनिक जनक साथियों विलियम वुंट को कहा जाता है। और मनोविज्ञान का प्राचीन जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है ना। मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। और साथियों अब कई प्रश्न यहां से निकल के देखो, मनोविज्ञान का अमेरिका में जनक है ना वो विलियम जेम्स को माना जाता है, और जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। लेकिन ये प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के आधुनिक जनक है विलियम वुंट। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, है ना। इस प्रकार मनोविज्ञान क्या है कि 1880 के आसपास क्या है कि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त कर लेता है। लेकिन साथियों यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, अब समय अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन साथियों होता क्या है कि 1890 के बाद एक ऐसी घटना, एक ऐसी चुनौतियां कई सामने आ जाती है साथियों। एक व्यक्ति हुआ करते थे विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल साथियों क्या करते हैं कि विलियम मैकडूगल ने 1904-5 की बातें बता रहा हूं मैं आपको। 1904-5 में क्या किया कि साथियों एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में उसने क्या किया कि एक इस चेतना शब्द को बहुत बुरा शब्द बताया। इस चेतना शब्द को बहुत बुरा शब्द बताया, यानी बहुत घातक शब्द बताया। इसलिए साथियों इस चेतना शब्द को बहुत बुरा शब्द बताया और घातक शब्द बताने के कारण इस चेतना की जो परिभाषा थी चेतना के विज्ञान का, उसका अस्वीकारीकरण कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कारण क्या था अस्वीकारीकरण करने का? क्यों? कारण ये था, मैंने आपको बताया कि चेतना क्या होती है। चेतना होती है मस्तिष्क का आंतरिक भाग होता है ना। अब देखो मस्तिष्क के आंतरिक भाग, मस्तिष्क की आंतरिक भाग होता है चेतना। मस्तिष्क की आंतरिक विचारधारा जो बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती है ना, उसे क्या कहते हैं? चेतना होती है। अब आपको पता है कि विचारधारा कितने प्रकार की होती है? विचारधारा साथियों दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक विचारधारा होती है, एक बाह्य विचारधारा होती है। अब साथियों ये जो चेतना का विज्ञान था ना, ये केवल और केवल आंतरिक विचारधारा पे जोर देता था, है ना, यानी एक पक्ष को लेकर के चल रहा था, मस्तिष्क की आंतरिक। अब आपको पता है कि मस्तिष्क के बारे में सबसे ज्यादा यानी मन या मस्तिष्क का जो विश्लेषण किया था, मनोविश्लेषणवाद दिया था, वो थे साथियों सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड एक व्यक्ति हुआ करते थे साथियों जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के निकट यानी वियना के रहने वाले थे साथियों, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया था। और मनोविश्लेषणवाद देकर के उसने मन की तीन अवस्था बताई थी। तीन अवस्था कौन कौन सी? तीन श्रेणियां बताई थी, अवस्था बताई थी, तीन प्रकार बताए थे साथियों मन के तीन प्रकार बताए थे, अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और हाफ कॉन्शियस माइंड, है ना, इन प्रकार बताए थे। तो इसने क्या कि ये जो मन की बातें ये चेतना बता रहे थे, तो मन उसने क्या कि उसने एक को बात को लेकर के चलती है, केवल और केवल मन की आंतरिक विचारधारा को लेकर के चेतना चलती है, चेतना का विज्ञान लेकर के चलती है। इसलिए साथियों इस चेतना के विज्ञान का क्या कर दिया गया? अस्वीकारीकरण कर दिया गया। लेकिन साथियों आगे की कहानी और आगे चलती है। फिर क्या कि फिर एक व्यक्ति आते हैं विलियम मैकडूगल, जो क्या करते हैं कि मस्तिष्क की बाह्य विचारधाराओं के बारे में एक शब्द देते हैं, है ना। ये कहते हैं कि मस्तिष्क के अंदर एक विचारधारा नहीं होती, मस्तिष्क के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। अब साथियों उसने एक शब्द दिया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसकी एक पुस्तक हुआ करती थी, 1904-5 में आई थी, है ना। उसमें एक शब्द दिया था व्यवहार। और व्यवहार क्या होता है कि मस्तिष्क का जो बाह्य रूप होता है ना, बाह्य रूप जो क्रिया जो बाह्य रूप में हमें दिखाई देती है ना, उसको व्यवहार कहते हैं, है ना। तो दिया था। लेकिन साथियों देखो अब व्यवहार शब्द आते हैं, क्या किया कि फिर एक व्यक्ति आते हैं जो जेबी वाटसन नाम के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। जेबी वाटसन उस समय वो भी इस बात पे अध्ययन कर रहे थे। तो उसने क्या कि व्यवहार शब्द पे अध्ययन करना शुरू किया। और व्यवहार शब्द पे अध्ययन करना शुरू किया तो साथियों 1912-13 की बात है, 12-13 में उसने क्या किया कि अपने विचारों से, उसके विचारों से एक वाद निकला था साथियों। व्यवहार शब्द पे व्याख्या करने के बाद एक वाद निकला जिसको कहा जाता है व्यवहारवाद। क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद जब आता है ना साथियों, तो व्यवहारवाद आने के बाद साथियों ध्यान रखना, व्यवहारवाद दिया था जेबी वाटसन ने। और व्यवहारवाद की जो नींव थी साथियों 1912-13 की मैं बातें कर रहा हूं। और 1912-13 में साथियों क्या है कि व्यवहारवाद आया था, है ना। और व्यवहारवाद की नींव पड़ी कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर, उसकी नींव पड़ती है साथियों, जेबी वाटसन द्वारा रखी गई थी। और व्यवहार शब्द की पूर्ण से व्याख्या करता है। 1920 में व्यवहारवाद आ जाता है साथियों, जो व्यवहार का विज्ञान आ जाता है
है ना। अब साथियों देखो कि जब जो व्यवहार की खुल करके व्याख्या की, उसने कहा कि मस्तिष्क का बाह्य जो क्रिया होती है ना, उसको ही हम व्यवहार कहते हैं। तो इसलिए साथियों ये जो चेतना था ना, इसका स्वीकारीकरण करने का कारण ये था कि केवल और केवल मन के आंतरिक विचारधाराओं का केवल एक पक्ष को लेकर के चलते थे, जबकि मस्तिष्क के बाह्य पक्ष को इसका वर्णन नहीं किया था। तो इसलिए इस परिभाषा का क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। इसके बाद मनोविज्ञान के विकास क्रम में जो चेतना के विज्ञान का खंडन करने के बाद एक नया विज्ञान जन्म लेता है विकास क्रम के अंदर 4 नंबर पे। उसका नाम था साथियों व्यवहार का विज्ञान, और जो लेकर के आते हैं जेबी वाटसन। ये जेबी वाटसन थे ना साथियों, ये रहने वाले थे अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे साथियों। ये व्यवहार का विज्ञान साथियों 20वीं सदी में आता है। कौन सी सदी में आता है? 20वीं सदी में आता है। कब आता है? 20वीं सदी में आता है। व्यवहार का विज्ञान कब आता है? तो आप ध्यान से बता देना, आराम से बता देना, 20वीं सदी में आता था। अब साथियों ये जो इसकी अवधि की भी बात कर लेते हैं। अगर इसकी अवधि की मैं बात करूं तो साथियों ये व्यवहार का विज्ञान है ना, ये शुरू होता है साथियों 1912-13 में व्यवहारवाद की नींव पड़ती है, और साथियों 1920 में व्यवहार का विज्ञान आ जाता है, और 1920 से लेकर के वर्तमान में इस व्यवहार का विज्ञान है जो चल रहा है साथियों। इसलिए कहते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति है ना, वो आत्मा के विज्ञान के रूप में मानी जाती है, जबकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के विज्ञान के रूप में मानी जाती है, और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान पे आकर के टिकी हुई है। और ये जो व्यवहार का विज्ञान है वर्तमान में आज तक चला आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कौन सा विज्ञान आया और कैसे कैसे विज्ञान आए, इसके बारे में मैंने पहले क्लास में आपको बताया, लेकिन ये संक्षिप्त में केवल और केवल आपको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था। तो आपको आसानी से साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आराम से, कि भाई किस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कि आप इसको आराम से याद कर सकते हो कि सबसे पहले मनोविज्ञान के विकास क्रम में कौन सा विज्ञान आता है। आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में आता है। जनक कौन थे? अरस्तु थे। समर्थनकर्ता प्लेटो थे, डेकार्टे थे और रुडोल्फ वोइकिल थे साथियों। और ये लगभग इसका जो अध्ययन है वो 30 वर्षों तक किया जाता है। फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में आता है। इसको लेकर के आते हैं पंपोनोजी, लेकर के आते हैं समर्थनकर्ता जॉन लॉक, थॉमस रीड, रिचेरी और बर्कले साथियों। देखो याद करने का तरीका आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लो। वैसे ट्रिक की ना कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए साथियों, खुद के ट्रिक होने चाहिए। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ थोड़ा सा इसका। देखो मन या मस्तिष्क का बयान पंपोनोजी लेकर के आते हैं। पंपोनोजी कहते हैं आत्मा का विज्ञान था, उसका क्या किया कि जैसे ही आत्मा का विज्ञान आया तो उसने आया, तो उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया। तो पंपोनोजी ने ये कहा कि नोजी मतलब नॉलेज लेकर के ये कहा कि इस परिभाषा को क्या कर दिया जाए, यहाँ पे लोक कर दिया जाए। फिर उसने कहा कि रीड का मतलब उसे पढ़ा जाए। फिर उसने पढ़ा। फिर इसने कहा कि ये रिचरी मतलब अच्छा नहीं, इसलिए इसकी परिभाषा का आत्मा के विज्ञान का क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, और मन या मस्तिष्क का भी। इस प्रकार आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो साथियों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आपको भी पता है कि लगभग मन या मस्तिष्क का विज्ञान का जो अध्ययन है 260 वर्षों तक किया जाता है, और मन या मस्तिष्क का विज्ञान 260 वर्षों तक चलता रहता है। इसके बाद मनोविज्ञान के विकास क्रम में 3 नंबर पे चेतना या चेतना अनुभूति का विज्ञान आता है साथियों, जिसे लेकर के आते हैं विलियम वुड, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे साथियों। और इसका समर्थन कहते हैं विलियम जेम्स ने किया था। उसके साथ जेम्स सली नाम के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, वाइस या वाई मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने चेतना के विज्ञान की खुल करके व्याख्या की और चेतना के बारे में बताया। लेकिन साथियों 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते क्या हुआ कि इस परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। और इसके बाद साथियों एक आता है मनोविज्ञान के विकास क्रम में व्यवहार का विज्ञान, और व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी में आता है साथियों, जिसको लेकर के आते हैं जॉन ब्रॉडसन वाटसन लेकर के आते हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, जेबी वाटसन। साथियों मनोविज्ञान में हम आगे भी पढ़ेंगे, व्यवहार का विज्ञान पढ़ेंगे, व्यवहारवाद को पढ़ेंगे, जेबी वाटसन को पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो और समर्थन करता इसके थे बीएस स्किनर, और एक थे साथियों सीएल हल, एक थे इवान पी पावलो, एक थे विलियम वुडवर्थ, और एक थे साथियों विलियम मैकडूगल। ये सभी के सभी साथियों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ध्यान रखना आप, ये सभी के सभी कौन से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अब देखो अब कहीं भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि ये सभी के सभी कौन से इसका नाम आ जाए मन में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, तो आप इनका नाम याद रख लेना, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं सभी के सभी। तो ध्यान रखना। अब साथियों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो मनोविज्ञान का जो है ना शुरुआत कहाँ से होती है? 16वीं सदी में शुरुआत होती है ना। 16वीं से लेकर के देखो लगातार चला आ रहा है सिस्टम। लेकिन साथियों यहाँ पे देखो 1890 में शुरू मतलब 1890 तक लगातार अध्ययन हो रहा है। लेकिन साथियों क्या होता है कि ध्यान रखना आप एक बात को, यहाँ पे मैं मिटा कर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इस बात की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से आपने इस चीज को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो, और आप इसको लिख भी सकते हो। देखो अब मैं इस बात को मिटाना चाहूंगा।
आगे की बात को हमें आगे शुरू करना है। देखो, अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1890 तक है ना, ये लगातार इस पे अध्ययन होता है, लेकिन साथियों बीच में इसमें अध्ययन नहीं होता 1890। लेकिन व्यवहारवाद का जो विज्ञान है ना, व्यवहार का विज्ञान, उस पे व्यवहार शब्द का जो लेकर के कब आता है, व्यवहार शब्द साथियों 1904-5 के आसपास आता है, 1904-5 के आसपास आता है, 1904-5। तो 1890 से लेकर के 1904 या 5 का ये जो इतने साल थे ना, इन सालों में क्या हुआ कि मनोविज्ञान बिल्कुल ही इस पे कोई प्रकार का कोई किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आता है, किसी का भी कोई ऐसा सिद्धांत नहीं आता है। तो इस समय इस काल को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का बंजर काल। अब प्रश्न ये आ जाता है कि मनोविज्ञान का बंजर काल किसे कहा, कौन सा काल माना गया है। मनोविज्ञान का बंजर काल, मनोविज्ञान का 1890 से लेकर के 1904 के बीच का जो समय था ना, उसको मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। अब मनोविज्ञान का बंजर काल उसे क्यों कहा जाता है, कारण ये था कि साथियों इतने दिनों में कोई नहीं आता है, केवल चेतना का विज्ञान था 1890 तक चला। इसके बाद व्यवहार का विज्ञान आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। विलियम मैकडूगल नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, जो व्यवहार शब्द लेकर के आते हैं। उसकी एक पुस्तक हुआ करती थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, 1904-5 के उसमें आते हैं। उस पुस्तक से फिर उस व्यवहार शब्द पे क्या होती है कि उस व्यवहार शब्द पे अध्ययन होता है। व्यवहार शब्द में अध्ययन होने के बाद साथियों 1912-13 के आसपास की बातें हैं। जेबी वाटसन नामक एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे अमेरिका में, जिन्होंने क्या किया कि इस एक अपने विचार रखे, और विचारों से एक वाद का निर्माण हो जाता है, और व्यवहारवाद का निर्माण हो जाता है, और एक व्यवहार का विज्ञान का मतलब जन्म हो जाता है साथियों। तो इस प्रकार के साथियों क्या है कि ये कहानी आगे की चलती है। अब आपको यहाँ पे रखना है कि मनोविज्ञान में बंजर काल कब आया, मनोविज्ञान का बंजर काल कौन सा है, तो 1890 से लेकर के 1904 के बीच का जो समय था ना, वो मनोविज्ञान का बंजर काल कहलाता है। अब देखो, आप देखो व्यवहार का विज्ञान आ गया, व्यवहार भी पता है आपको क्या है, किसे कहते हैं, व्यवहार क्या होता है ना। अब देखो ध्यान में रखना, ये सभी के सभी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो व्यवहारवाद के बारे में थोड़ी सी व्याख्या आपको बता देता हूँ। तो व्यवहार में किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का मतलब व्यवहार में मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, आपको भी पता होना चाहिए कि भाई किसका अध्ययन करेंगे। तो मनोविज्ञान है ना साथियों, मनोविज्ञान में व्यवहार की अगर बात करूं तो मनोविज्ञान में देखो मनोविज्ञान में ना एक तो मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, मानव के व्यवहार का, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक साथियों पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एक साथियों पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी जहां जहां भी व्यवहार दिखेगा ना, वहां वहां मनोविज्ञान जाएगा साथियों। यानी जहां जहां क्राइम होता है ना, वहां पुलिस आती है। इसी प्रकार साथियों जहां भी व्यवहार दिखेगा ना, वहां मनोविज्ञान जाएगा। यानी व्यवहार होगा ना, वहां मनोविज्ञान होगा, है ना। यानी मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और व्यवहार क्या होता है कि मनुष्य की मतलब मानसिक जो मतलब मस्तिष्क की आंतरिक क्रिया जो बाह्य रूप में प्रकट होती है ना, बाह्य रूप में जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना। शर्त ये होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो साथियों, कोई भी कार्य करनी, यानी कोई बच्चा रो रहा है ना, भले रोता हुआ बच्चा है, कोई हंसता हुआ बच्चा है, कोई दौड़ता हुआ बच्चा है ना, ये सभी के सभी उनका क्या, उनका व्यवहार होता है साथियों, है ना। क्या होता है, उनका व्यवहार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं साथियों। व्यवहार होता है ना, वो मानसिक व मस्तिष्क की मानसिक व बाह्य क्रियाएं, मस्तिष्क की मानसिक रूप से या मस्तिष्क की जितनी भी बाह्य क्रियाएं होती है ना, है ना, मस्तिष्क या मानसिक क्रियाएं होती है, वो बाह्य रूप में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना, उसे हम व्यवहार कहते हैं। जैसे मान लो बाह्य क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो बाह्य क्रियाएं जैसे साथियों दौड़ना, खेलना, हंसना, ये सभी की सभी बाह्य क्रियाएं होती हैं, ये शारीरिक क्रियाएं होती हैं साथियों। और मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो मानसिक क्रिया जैसे चिंतन हो गया, मनन हो गया, सोच हो गया, ये सभी की सभी क्या है कि मानसिक क्रियाएं होती हैं। यानी मानसिक क्रियाएं और शारीरिक क्रियाओं को बाह्य रूप में हमें जो दिखाई देता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, है ना। और व्यवहार साथियों आपको पता है किसका व्यवहार होता है, व्यवहार पशु का भी हो सकता है, पक्षी का भी हो सकता है, और मानव का व्यवहार का अध्ययन हो सकता है। तो मनोविज्ञान में देखो मानव का अध्ययन भी किया जाता है, पशु का भी अध्ययन किया जाता है, पक्षी का, यानी जहां पे व्यवहार आपको नजर आएगा ना, वहां वहां आपको बस मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में, उनके व्यवहार को जानने के लिए मनोविज्ञान के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब साथियों ध्यान देखो, आगे की तरफ चलते हैं। अब व्यवहार के विज्ञान के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान के विकास क्रम में हम पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान के विकास क्रम में मनोविज्ञान के विकास के चारों
जो विज्ञान आए थे उनका पढ़ा। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान पे टिका हुआ है, और व्यवहार भी साथियों किसका, मानव और पशु और पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब साथियों मैं मनोविज्ञान की परिभाषा की तरफ जा रहा हूँ। किसकी तरफ जा रहा हूँ, मनोविज्ञान की परिभाषा की तरफ आपको लेकर के जा रहा हूँ कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है। अब परिभाषा को देखने की हमें चर्चा करेंगे कि भाई मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है, उनको हम पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान की हेडिंग है अपनी मनोविज्ञान की परिभाषा, परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, परिभाषा डेफिनेशन के बारे में साथियों, परिभाषा का अध्ययन करेंगे, मनोविज्ञान में परिभाषा का अध्ययन करेंगे। देखो साथियों, परिभाषा में सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे साथियों जेबी वाटसन की परिभाषा। जेबी वाटसन की परिभाषा, किसकी, जेबी वाटसन की परिभाषा। इसमें जेबी वाटसन क्या कहते हैं वो बात हमें देखना चाहिए, है ना। जेबी वाटसन क्या होते हैं, देखो जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुआ करते हैं ना, उनको साथियों उत्तरकालिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये जो सभी मनोवैज्ञानिक थे ना, सीएल हल हो गए, बीएस स्किनर हो गए, इवान पी पाउल हो गए, विलियम वुडवर्थ हो गए और विलियम मैकडोगल हो गए, ये सभी के सभी मनोवैज्ञानिक साथियों क्या है, उत्तरकालीन मनोवैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी के साथ व्यवहारवाद के साथ साथ क्या करते हैं, ये सभी के सभी व्यवहार के विज्ञान के साथ साथ क्या करते हैं, आत्मा के विज्ञान को और चेतना के विज्ञान को और मस्तिष्क के विज्ञान को भी मानते हैं। लेकिन साथियों जेबी वाटसन थे ना, वो एक बात को मानते हैं, जेबी वाटसन केवल और केवल एक बात को मानते हैं, यानी शुद्ध रूप से व्यवहार के विज्ञान को मानते हैं। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान शुद्ध रूप से व्यवहार का विज्ञान है। तो जेबी वाटसन क्या है, एक परिभाषा आती है मनोविज्ञान के संदर्भ में, जेबी वाटसन के अनुसार बात कर रहे हैं हम। जेबी वाटसन ये कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये परिभाषा है। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध या साथियों कई पुस्तकों में ये भी देखने को मिलता है धनात्मक, या कई पुस्तकों में ये भी देखने को निश्चित विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी साथियों, ये जेबी वाटसन ने कहा। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, निश्चित विज्ञान है। इसलिए साथियों जेबी वाटसन की परिभाषा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछी जा सकती है। अगर मैं अगली बात करूं तो अगले मनोवैज्ञानिक की परिभाषा की बात करूं तो वो साथियों नाम आता है बीएफ स्किनर का, विलियम वुडवर्थ की बात करते हैं। सबसे पहले विलियम मैकडूगल की परिभाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विलियम मैकडूगल की परिभाषा की। विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं उनके बारे में देखते हैं। विलियम मैकडूगल ये कहते हैं कि विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। यथार्थ का विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। अब देखो इसमें दो शब्द आए साथियों, आपको परिभाषा कैसे याद करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 3 नंबर पे हम बात करते हैं साथियों, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद करनी है। देखो 3 नंबर पे हम बात करेंगे साथियों बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर की परिभाषा की बात कर रहा हूं साथियों। बीएफ स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। किसका विज्ञान बताया, बीएफ स्किनर ने अनुभव और व्यवहार का विज्ञान बताया। अब बात करते हैं अगले की तरफ, फिर करो एंड करो की परिभाषा की बात करते हैं। करो एंड करो के अनुसार, करो एंड करो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। संबंधों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मानव व्यवहार मानव संबंधों का विज्ञान है। अगली बात करते हैं साथियों, करो एंड करो के बाद मैं बात करता हूं सिगमंड फ्राइड की। किसकी बात कर रहा हूं, सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं, सिगमंड फ्राइड
ये साथियों एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे सिगमंड फ्राइड, मनोविश्लेषणवाद दिया था इसने। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान अचेतन मन का विज्ञान है, अचेतन मन का विज्ञान है। अब अगली परिभाषा की अगर बात करूं अगले मनोवैज्ञानिक की, तो अगली बात आती है विलियम वुडवर्थ की। किसकी बात करूंगा? विलियम वुडवर्थ की। विलियम वुडवर्थ की अगली परिभाषा ये कहते हैं कि जीवन में आभास एवं प्रभाव एक प्रकार की आभास एवं प्रभाव की क्रिया ही व्यवहार है। कि कीजिए क्या है? व्यवहार है। एक साथियों और परिभाषा आपको बता देता हूं। विलियम वुडवर्थ के बाद अगर आपको एक परिभाषा याद रखनी है तो वो रखनी है साथियों सी डी नहीं, इससे पहले आप एक और परिभाषा लिख दो, जिम्बार्डे की लिख दो, फिर आपको बाद में बता देंगे। जिम्बार्डन के अनुसार जिम्बार्डन क्या कहते हैं? जिम्बार्डन कहते हैं कि भाई जिम्बार्डन की परिभाषा क्या है? जिम्बार्डन ये कहते हैं कि मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान प्रत्येक जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये देखो, ये बात है, बाद में बात करेंगे हम। जो अगला सी.डी. मॉर्गन है ना, बोरिसन है, विलियम जेम्स है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। देखो इन परिभाषाओं को कैसे याद रखना है वो आपको मैं बता रहा हूं। देखो पहले जो मनोवैज्ञानिक आते हैं ना, परिभाषा देते हैं जेबी वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक विज्ञान या शुद्ध या निश्चित या धनात्मक विज्ञान है। उसने शुद्ध रूप से माना। तो आपको पता है कि शुद्ध रूप से जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए ना, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, वो क्या है कि चेतना के विज्ञान को भी महत्व देते हैं, आत्मा के विज्ञान को भी महत्व देते हैं, और मस्तिष्क के विज्ञान को भी महत्व देते हैं। लेकिन साथियों ये जो जेबी वाटसन थे ना, जॉन ब्रॉडसन वाटसन थे, इन्होंने केवल और केवल व्यवहार को सर्वाधिक महत्व दिया। यानी व्यवहार को शुद्ध मानते हैं कि व्यवहार का व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है मनोविज्ञान। इसलिए इसको साथियों परिभाषा को याद कर सकते हो आसानी से, केवल शुद्ध शब्द आपको ध्यान में रखना है, इसके कारण आपको याद हो सकती है। अब दूसरी बात करूं तो विलियम मैकडूगल की साथियों बात करूं तो मनोविज्ञान है ना, विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है। यहाँ पे दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, आचरण एवं यथार्थ। कैसे? देखो यहाँ पे नाम है मैकडूगल। मैक का मतलब होता है बनाना, यहां से युगल मतलब जोड़ा। अब साथियों जोड़ा बनने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति को कमाने की आवश्यकता हो जाती है, आय की आवश्यकता हो जाती है। अब आय की जब आवश्यकता हो जाती है ना, तो व्यक्ति क्या करता है? आय शब्द यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या कि किसकी आवश्यकता? आय शब्द। अब आय शब्द यहाँ पे ध्यान, आय का आ का मतलब है यहाँ पे आचरण रख लेना आप ये ध्यान में, और ये का मतलब यहाँ पे रख देना या यथार्थ है ना। तो इसकी जो विलियम मैकडूगल की जो परिभाषा है ना, उसमें आचरण या यथार्थ शब्द आएंगे। देखो विलियम मैकडूगल, मैक मतलब बनाना, युगल मतलब जोड़ा। युगल मतलब जोड़ा बनने के बाद आय की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। आय की आवश्यकता होती है, आय पे निर्भर करता है ना पूरा सिस्टम, है ना। तो आय से शब्द आचरण यथार्थ, तो मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तीसरी परिभाषा की बात करूं साथियों, पहले हमने जेबी वाटसन की बात कर ली, दूसरी परिभाषा विलियम मैकडूगल की बात कर ली। अब तीसरी परिभाषा की बात करने जा रहा हूं, बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान है ना, व्यवहार का एवं अनुभव का विज्ञान है। यहाँ पे दो शब्द आए साथियों, एक शब्द आया व्यवहार और एक आया अनुभव। इसको याद कैसे रखना है? देखो स्किनर, इसके नाम देखो, स्किनर, नर का मतलब मानव,
मानव क्या होता है, मानव के पास व्यवहार होता है। और साथियों जैसे मनोविज्ञान में व्यवहार में पशु का व्यवहार और पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना। लेकिन साथियों देखो उनके पशु और पक्षी होते हैं ना, उनके पास अनुभव नहीं होता है ना। अनुभव नहीं होने का, अनुभव किसके पास होता है, मानव के पास होता है ना। तो मानव के पास होता है। और इसमें शब्द देखो, नर, नर का मतलब मानव है ना। तो नर का मतलब मानव, मानव के पास क्या था, अनुभव होता है। तो इसकी परिभाषा में क्या शब्द आएगा, यह शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, अनुभव शब्द। तो यानी बीएफ स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का क्या है, विज्ञान है। ये आप भी याद रख सकते हो साथियों इस प्रकार से। अब परिभाषा नंबर 3 अभी आप याद कर सकते हो। चौथी परिभाषा की बात और कर लेता हूं। चौथी परिभाषा साथियों करो एंड करो की। करो एंड करो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना, देखो इसमें करो और करो दो राम आए, करो एंड करो मतलब दो बार बातें आई, तो दो बातों की बात करेंगे, यानी दो मानवों की बात करेंगे यहाँ पे। मानव देखो दो आ गई, करो करो मतलब, करो मतलब दो बार आए तो दो बार मानव की बात होगी। एक तो मानव ये और एक अब ये मानव, एक इस मानव के बीच में क्या होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए, फिर उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो बात को देना। अब आपको यहाँ पे ये बात रखनी है कि मानव मतलब मानव का व्यवहार, मानव मानव एक तो मानव, दो बार मानव आएगा इसकी परिभाषा में। एक तो इस पर अभी देखना दो बार मानव आ गया, तो मानवों की दो मानव होने के मतलब इसके बीच के संबंध कैसा होना चाहिए और फिर उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इन दो बातों को विशेष ध्यान में रखना है, तब जाकर के करो एंड करो की परिभाषा संपूर्ण होती है। यानी करो एंड करो क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। ये आप आराम से अब कर दोगे, यानी इसको आप याद रख सकते हो। अब तीसरी बात करते हैं साथियों सिगमंड फ्राइड। अब साथियों सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मनोविज्ञान अचेतन मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान अचेतन मन का विज्ञान, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब सिगमंड फ्राइड के बारे में आप जानते हो कि ये ऑस्ट्रिया के वियना के निकट के रहने वाले थे साथियों। अब सिगमंड फ्राइड क्या करते हैं कि इन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया था। मन का विश्लेषण करके मन के तीन श्रेणियां बताई थी, तीन अवस्थाएं, तीन प्रकार बताए थे साथियों। चेतन मन बताया था, अचेतन मन बताया था, अर्धचेतन मन बताया था। यानी कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और हाफ कॉन्शियस माइंड। यानी सबसे ज्यादा महत्व सिगमंड फ्राइड ने किस मन पर दिया, हाँ सबसे ज्यादा महत्व किस मन को दिया, तो अचेतन मन को दिया था साथियों। इसलिए साथियों आपको पता है कि जब भी मन कहीं भी आए ना, तो आपको सिगमंड फ्राइड का ही नाम लेना है। तो इस आधार से आप इस परिभाषा को याद रख सकते हो, पांचवी परिभाषा को, कि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि मनोविज्ञान अचेतन मन का विज्ञान है, यानी अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब साथियों अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। अगली परिभाषा साथियों आती है 6 नंबर की है, विलियम वुडवर्थ की। अब विलियम वुडवर्थ क्या कहते हैं, विलियम वुडवर्थ कहते हैं कि जीवन में आभास एवं प्रभाव की क्रिया, प्रभाव द्वारा क्रिया होती है ना, उसको क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। जैसे साथियों अपने जीवन में क्या होगी, कभी कभी हमें किसी चीज का आभास होता है ना। आभास होता है, जीवन में आभास होता है ना, किसी चीज का आभास होता है और हमारा उसमें क्या होता है, प्रभाव दिखाई देता है। यानी हमारे जीवन के अंदर क्या, हम किसी वस्तु का आगमन करते हैं ना, तो उस वस्तु का निगमन भी करते हैं, है ना। उसी प्रकार निगमन करते हैं तो क्रिया, उसके बदले बाह्य क्रिया करते हैं, है ना। क्रिया कर रहे हैं तो बाह्य रूप से क्रिया दिखाई दे रही है, वो हमारा क्या होता है, व्यवहार होता है। अब कोई चीज को हम ले रहे हैं, कोई विषय वस्तु को हम दे रहे हैं, तो बाह्य रूप से हम उसमें क्या दिखाई दे रहे हैं। अब दिखाई देंगे ना तो व्यवहार होगा। तो इसलिए इसने क्या किया कि मनुष्य के जीवन में आभास एवं प्रभाव को व्यक्त करने वाली क्रिया क्या है, ये व्यवहार है। उसने ये कहा, यानी आभास और प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली क्रिया क्या होती है, व्यवहार होती है। तो इसकी परिभाषा में दो शब्द नाम याद रखते हैं, एक तो आभास, एक है प्रभाव, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना, किसकी परिभाषा, विलियम वुडवर्थ की परिभाषा है। अब साथियों आगे की ओर चलते हैं। एक परिभाषा आती है जिम्बार्डे की। जिम्बार्डे की परिभाषा 7 नंबर पे पढ़ेंगे। जिम्बार्डे कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें देखो जीवधारियों, एक ये बड़ा नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, जीवधारियों। और एक नाम इसमें रखना है वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग, व्यवहार का वैज्ञानिक, ये देखो ध्यान में रखना। देखो जिम बॉर्डन, इसकी परिभाषा से देखो, जिम मतलब, जिम बॉर्डन मतलब यहाँ से जिम, देखो जिम में कौन जाता है, मानव जाता है, यानी जीवधारी जाते हैं। और जीवधारी क्या करते हैं, वहां पे जिम करते हैं ना। तो इसी हिसाब से जीवधारी जब भी किसी परिभाषा में नाम आ जाए तो आप आराम से आसानी से ये बता सकते हो कि जिम्बार्डन है ना, उनकी परिभाषा है कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग करता है। एक साथियों में आपको पीछे बात बताना भूल गया था, क्योंकि वो बात पीछे बतानी थी, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी हम लेट नहीं हुए हैं। तब जागो तब सवेरा, है ना, जब जागो तब सवेरा हो जाता है। तो अब देखो हम जाग गए हैं ना,
देखो विलियम वुडवर्थ का एक कथन था साथियों, वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। चलो इसके बाद में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं कि विलियम वुडवर्थ का कथन क्या है, इस परिभाषा के बाद मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं दो तीन परिभाषा अपनी बची है मनोविज्ञान की, है ना, उसको भी ध्यान में रखना है। देखो ये मनोविज्ञान की परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा नहीं है, ध्यान में रखना साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की अलग परिभाषाएं हैं, ये सभी के सभी किसके मनोविज्ञान की परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान की नहीं है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं आठवीं परिभाषा की, किसकी बात कर रहा हूं, आठवीं परिभाषा। आठवीं परिभाषा की बात करें तो आठवीं परिभाषा के अंदर हम बात करेंगे सीडी मार्गन की। सीडी मार्गन क्या कहते हैं, सीडी मार्गन कहते हैं कि ये कहते हैं कि मनोविज्ञान है ना, ये कहते हैं मनोविज्ञान 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 मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। इसने कहा, किसने, सीडी मार्गन ने विज्ञान है, सीडी मार्गन ने कहा। अब आप इस बात को ध्यान से देख सकते हो। अब चलो एक बात और बता देता हूं आपको, आगे की ओर चलते हैं। एक और परिभाषा लिख देते हैं। चलो बोरिसन की परिभाषा लिखते हैं। बोरिसन, बोरिंग कहते हैं, बोरिंग के अनुसार, बोरिसन नहीं है, बोरिंग के लिख लेते हैं। बोरिंग के अनुसार, मोरिसन के नहीं, बोरिंग के अनुसार, बोरिंग कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मानव प्रकृति का मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, मानव प्रकृति का अध्ययन है, अध्ययन का विज्ञान है साथियों। ये ध्यान में रखना। एक साथियों और ले, 10 तो कर ही लेते हैं, 10 परिभाषा तो होनी चाहिए आपको याद, है ना। 10 देखो, 10वीं है विलियम जेम्स की परिभाषा। विलियम जेम्स की परिभाषा 10वीं, विलियम जेम्स क्या कहते हैं, विलियम जेम्स की परिभाषा है। विलियम जेम्स कहते हैं कि विलियम जेम्स की परिभाषा है कि मनोविज्ञान की सर्वप्रथम परिभाषा, मनोविज्ञान की सर्वप्रथम चेतना की विज्ञान, मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, सर्वप्रथम का नाम लिख रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ लिखो साथियों, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है, चेतना के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है, ये उनका कथन है। चेतना के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है, विलियम जेम्स कहते हैं। अब साथियों इतनी बहुत परिभाषाएं, इतनी आप याद रख लोगे तो एग्जाम में एक तो पक्की मिल जाएगी। देखो अब हमें इसको याद कैसे करना है वो बात का हमें पता होना चाहिए। देखो सीडी मार्गन की परिभाषा, सीडी मार्गन क्या कहते हैं, सीडी मार्गन कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का, यहाँ पे दो शब्द देखो, मानव और पशु, ये दो शब्द यहाँ पे अपने को पकड़ना है। सीडी मार्गन कहते हैं कि मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है। देखो सीडी, सी का मतलब काउ और डी का मतलब डॉग, कुत्ता, है ना। गाय और कुत्ता मतलब क्या हो गए यहाँ पे, पशु हो गए। मार्गन यहाँ पे क्या है, मानव है, यानी पशु और मानव के व्यवहार का विज्ञान। इस प्रकार इसको याद रख सकते हो आप। हालांकि एक बात और है, मार्गन मतलब ऐसा भी आ सकते हो, मार्गन मतलब मोर पक्षी को छोड़ करके मनोविज्ञान में कौन आता है, किसका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से भी उसको याद रख सकते हो, है ना। अगली बात करें बोरिंग के अनुसार, बोरिंग कहते हैं कि मानव प्रकृति का अध्ययन है, मानव प्रकृति का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, मानव प्रकृति। अब देखो बोरिंग कब खोदते हैं, प्रकृति के अंदर जब पानी की कमी हो जाती है, पानी की बाहरी रूप से कमी हो जाती है, पानी प्रकृति से निकालते हैं ना, धरती से भूजल निकालते हैं, है ना। तो उस हिसाब से उसको याद कर सकते हो साथियों। केवल ये तो केवल बनाने की बातें, आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो। दूसरी बात करें विलियम जेम्स कहते हैं कि मनोविज्ञान सर्वश्रेष्ठ परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। अब चेतना के विज्ञान, देखो विलियम जेम्स है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे, विलियम जेम्स मैंने आपको बताया था, ये विलियम वुंट के मित्र हुआ करते थे।
और विलियम वुंट कहाँ के थे? वो जर्मनी के थे, ये साथियों अमेरिका के थे। और इसने चेतना के विज्ञान का क्या किया था? समर्थन किया था। विलियम वुंट चेतना के विज्ञान के जनक माने जाते हैं साथियों। इसलिए साथियों ये चेतना की बात करेगा। अब चेतना का विज्ञान जहां भी आएगा, अगर इसका नाम आ गया मनोविज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। इस प्रकार साथियों ये 10 परिभाषा थी, आप आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले हमने जेबी वॉटसन की परिभाषा पढ़ ली, और इसके बाद हमने जेबी वॉटसन के बाद हमने पढ़ी थी विलियम मैकडूगल की परिभाषा। इसके बाद हमने पढ़ी थी साथियों बीएफ स्किनर की परिभाषा। इसके बाद हमने पढ़ी थी करो एंड करो की परिभाषा। करो, इसके बाद हमने पढ़ी थी सिगमंड फ्राइड की परिभाषा। सिगमंड फ्राइड के बाद जिम्बार्डे की, और जिम्बार्डे के बाद साथियों हमने पढ़ी थी सीडी मार्गन की, और सीडी मार्गन की पढ़ने के बाद बोरिंग की परिभाषा पढ़ी थी, और इसके बाद हमने विलियम जेम्स की। इस प्रकार साथियों 10 परिभाषाएं मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी। ये सभी की सभी मनोविज्ञान की परिभाषाएं, न कि शिक्षा मनोविज्ञान की। आप शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा अलग है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में हम आगे की जो अपनी जो क्लास होगी उसमें हम परिचर्चा करेंगे साथियों, है ना। तो ये थी मनोविज्ञान। अब साथियों मैंने आपको पहली बार बताया था कि एक स्टेटमेंट में भूल गया था, एक कथन में भूल गया था। विकास क्रम के बाद मैंने आपको बताना था, लेकिन वो अब थोड़ा सा परिभाषा बता दी, इसके बाद ये बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों वो कथन है विलियम वुडवर्थ का। ये परिभाषा नहीं है साथियों, ये कथन है। आप परिभाषा मत मान लेना इसको। वो कथन है विलियम वुडवर्थ का। किसका है? विलियम वुडवर्थ का। विलियम वुडवर्थ का। किसका कथन है? विलियम वुडवर्थ का। अब ये विलियम वुडवर्थ का कथन है। विलियम वुडवर्थ क्या कहते हैं? मनोविज्ञान के विकास क्रम को लेकर के उसका कथन है, स्टेटमेंट है साथियों। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। आत्मा का त्याग किया, फिर मस्तिष्क को छोड़ा। मस्तिष्क को छोड़ा, और फिर चेतना को खोई। और फिर चेतना को खोई, और फिर व्यवहार को अपनाया। मानव के व्यवहार को अपनाया। ये कथन है साथियों, ये परिभाषा नहीं है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मस्तिष्क को छोड़ा, और फिर क्या कि चेतना को खोई। चेतना को खोई, क्या चेतना को खोया? खोया या खोई? खोया लिख लो साथियों यहाँ पे। चेतना को खोया, चेतना को खोया, फिर व्यवहार को अपनाया, है ना। इस प्रकार ये विलियम वुडवर्थ का कथन है। ऐसा अगर विकास क्रम में ये अगर कथन पूछ लिया जाए तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे। एक कथन और है, वो भी ध्यान में रख लेना, जेबी वॉटसन का कथन। जेबी वॉटसन क्या कहते हैं कि मुझे एक बच्चा दीजिए, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूं। मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूं, अभियंता यानी इंजीनियर बना सकता हूं, और मैं उसे चोर या डाकू भी बना सकता हूं। यह कथन किसका है ना? ये जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडसन वॉटसन का कथन है साथियों, जो अमेरिका के, जिन्होंने व्यवहारवाद दिया था, व्यवहार का विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, है ना। कि मुझे 1 दर्जन बच्चा दीजिए, कैसा भी आ जाए, 1 दर्जन बच्चा दीजिए, मैं उसमें से कुछ भी बना सकता हूँ। या मुझे एक बच्चा दीजिए, मैं उसको वैज्ञानिक बना सकता हूँ, उसको डॉक्टर बना सकता हूँ, उसको अभियंता बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ ना। तो इस प्रकार का अगर आ जाए तो वो जेबी वॉटसन का कथन है। और एक साथियों एक इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे यह निकल करके आता है कि चेतना को बहुत बुरा शब्द किसने बताया, है ना। तो चेतना को बहुत बुरा शब्द साथियों विलियम मैकडूगल ने बताया था। विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिनमें सबसे पहले उसने व्यवहार शब्द की चर्चा की थी। और मनोविज्ञान शब्द की चर्चा किस पुस्तक में हुई थी? तो वो साइकोलॉजिया पुस्तक हुई थी। और साथियों साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी थी रुडोल्फ गोइकिल ने, 1590 में लिखी थी साथियों। ये बातें जरा ध्यान में रखना आप आराम से। तो साथियों ये थे स्टेटमेंट जो आपको मैंने बताया। अब साथियों कहानी आगे की ओर शुरू करते हैं। तो साथियों हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने मनोविज्ञान का विकास क्रम के बारे में, जो उनके जो चारों विज्ञान थे वो पढ़ लिए। मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ ली। अब साथियों मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। मनोविज्ञान की प्रकृति।
मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में आप क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तो क्या, देखो प्रकृति में पहली बार पढ़ेंगे तो ध्यान से मैं आपको लिख देता हूं, आप देख लेना। मनोविज्ञान 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 नियामक एवं विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान है। नियामक या विधायक विज्ञान है। नियामक या विधायक विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? नियामक एवं विधायक विज्ञान है। और साथियों दूसरी बात करें तो एक और बात ध्यान में रखना ना प्रकृति के संदर्भ में, मनोविज्ञान में मानव, पशु, पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। एक बात ये ध्यान में रख लेना। एक बात और साथियों ध्यान में रखना, मनोविज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है। एक ये ध्यान में रखना। एक और साथियों, मनोविज्ञान में निष्कर्ष, मनोविज्ञान में प्रमुख सिद्धांत एवं निष्कर्षों का वैधता एवं वस्तुनिष्ठता एवं प्रमाणिकता मौजूद होती है। प्रमाणिकता मौजूद होती है। ये साथियों मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में, ये आप ध्यान रख सकते हो साथियों इस प्रकार से। अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो कि मनोविज्ञान की प्रकृति के, मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक विज्ञान है। तो नियामक एवं विधायक विज्ञान कैसे है? नियामक एवं विधायक विज्ञान कैसे है, किस प्रकार उसको विधायक विज्ञान कहते हैं। साथियों मनोविज्ञान की प्रकृति बता रहा हूं मैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आपको नहीं बता रहा हूं, वो आगे की बताएंगे, ध्यान में रखना इस बात को। अब देखो मनोविज्ञान की प्रकृति कैसे है, सॉरी मनोविज्ञान की ये विधायक प्रकृति कैसे। विधायक का मतलब होता है कि तथ्यों का ज्यों का त्यों लिखना, ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण करना, ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, वो होता है साथियों विधायक। और एक साथियों इसमें शब्द आया नियामक। नियामक का मतलब है विषय वस्तु कैसी हो, यानी विषय वस्तु कैसी है। अब जब मनोविज्ञान में और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर पढ़ेंगे ना, तब वहीं पर भी एक बात निकल के आए कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर इतना है कि मनोविज्ञान नियामक और विधायक दोनों का विज्ञान है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान है ना, वो केवल और केवल विधायक विज्ञान है, नियामक विज्ञान नहीं है ना। यानी मनोविज्ञान है वो तथ्यों का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करती है, और साथ में उसकी विषय वस्तु कैसी है, यानी पाठ्यक्रम कैसा है, इस बात में भी पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक कैसी है, इसके बारे में भी मनोविज्ञान क्या करती है, चर्चा करती है। साथियों ये बात आपको ध्यान में रखना कि मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक दोनों विज्ञान है ना, नियामक विज्ञान और विधायक विज्ञान है। ठीक है। अब दूसरी बात है, मनोविज्ञान में मानव, पशु, पक्षी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव का भी और पशु का भी और पक्षी के, मतलब तीनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब आपको मैंने ये बात पहले भी बताती थी, ये आप ध्यान में रख सकते हो साथियों। अगली बात करें कि मनोविज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है। अब भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है कि जैसे साथियों अपन मनोविज्ञान में आगे टॉपिक पढ़ेंगे बुद्धि वाला, और बुद्धि में क्या होता है कि बुद्धि का जब परीक्षण करते हैं ना, तो बुद्धि के परीक्षण होता है कि ये प्रतिभाशाली बालक है, ये मंद बुद्धि बालक है, ये फला फला बालक है। उसके आधार पे उनका, यानी प्रतिभाशाली बालक है तो हम कह सकते हैं ना कि ये बालक आगे जाकर के एक बहुत बड़े पद पे जाएगा, ऊंचे पद पे इसका सृजन होगा, ये एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ना, प्रतिभाशाली मेधावी छात्र है, ये आगे जाकर के ये पद पे पहुंचने के लायक। इस प्रकार क्या है कि हम भविष्यवाणी बालक को उसकी बुद्धि के आधार पे उनको देख करके करते हैं, उनके व्यवहार को देख करके करते हैं। तो ये इस प्रकार कहाँ कब संभव हो पाता है, जब हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं ना, तब मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होती है ना, तब ऐसी बातें संभव हो सकती है। तो इस प्रकार कहा गया है कि मनोविज्ञान में भविष्यवाणी भी की जा सकती है, यानी मनोविज्ञान में भविष्यवाणी भी संभव होती है। अब दूसरी बात, मनोविज्ञान में प्रमुख सिद्धांत व निष्कर्ष व वैधता, वस्तुनिष्ठता व प्रमाणता मौजूद होती है।
देखो मनोविज्ञान में क्या है कि कोई भी सिद्धांत है, कोई भी नियम है, उसको हम अगर निष्कर्ष निकालते हैं तो वो 100% एकदम शुद्ध होता है। अगर फिर भी उसका अगर किसी उदाहरण का या कोई सिद्धांतों को अगर हम सिद्ध करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहे ना, तो फिर भी वो दोबारा है ना वही का वही आ जाएगा, क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठता मौजूद होती है ना, उसमें वैधता मौजूद होती है, उसमें क्या है कि प्रामाणिकता मौजूद होती है। यानी कि वही का वही सिद्धांत है ना, जब निकालेंगे तो वही का वही आंसर आने की संभावना बहुत अच्छी रहती है। यानी वही का वही बात है जो देखने को ज्यादा मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि मनोविज्ञान में क्या है कि प्रमुख सिद्धांतों में वैधता होती है ना, वैधता होती है, प्रामाणिकता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। यानी आप कितनी बार इस सिद्धांत को निकाल लो, एक बार में 100% आंसर दे दिया ना, तो वही 100% आंसर निकालोगे तो दूसरी बार ही 100% आएगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी 1-2% का या 1-2 पॉइंट ऊंचा नीचा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत है ना, उसमें वैधता पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, उसमें प्रामाणिकता इसमें मौजूद होती है। तो साथियों, ये थी मनोविज्ञान की प्रकृति। अब आपको भी पता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो मनोविज्ञान में आगे की तरफ पढ़ेंगे साथियों, हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान में अनुसंधान के चरण। मनोविज्ञान में अनुसंधान के चरण, मनोविज्ञान के अनुसंधान के चरण, अनुसंधान के चरण, मनोविज्ञान में अनुसंधान के चरण। तो मनोविज्ञान में अनुसंधान के साथियों 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं साथियों। एक तो होता है समस्या का चयन करना, हम किसी समस्या का क्या करते हैं? चयन करते हैं। और एक साथियों क्या होता है कि पद्धत संग्रहण करना, है ना। और दूसरा होता है निष्कर्ष निकालना और फिर निष्कर्ष परीक्षण करना। ये उसके 4 अनुसंधान के चरण होते हैं, आप याद रख सकते हो साथियों। दूसरी में अगर बात करूं तो मनोविज्ञान का लक्ष्य, मनोविज्ञान के लक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो साथियों मनोविज्ञान के लक्ष्य होते हैं 3। कितने लक्ष्य होते हैं? 3 होते हैं। अब साथियों देखो, मनोविज्ञान के लक्ष्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से लक्ष्य होते हैं? मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य होते हैं। तो देखो, एक तो होता है साथियों मापन व वर्णन, मापन व वर्णन। और साथियों एक होता है पुनर्गठन, पुनर्गठन एवं नियंत्रण। और इस प्रकार याद रख सकते हो साथियों, बहुत ही आसान है। एक होता है व्याख्या। अब देखो क्या है, ये 3 नंबर, 2 नंबर पे ये आता है, 3 नंबर पे ये आता है। देखो मनोविज्ञान का व्यवहार के मतलब मनोविज्ञान के लक्ष्य में मतलब 3 पहले नंबर पे बात आती है मापन वर्णन, है ना। उनका लक्ष्य होता है मापन वर्णन। मनोविज्ञान में जब किसी व्यवहार को पहले नंबर पे बात करें तो किसी जो मनोविज्ञान होता है ना, उसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार का सर्वप्रथम क्या करते हैं? उनकी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं होती है ना, उसका हम क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, है ना। वर्णन करते हैं, उसका मापन करते हैं, मापन करते हैं, फिर वर्णन करने के बाद ही क्या करते हैं? उसका मापन करते हैं साथियों। तो ये बातें देखने को मिलती है। दूसरी बात होती है कि पुनर्गठन एवं विचार, यानी मनोविज्ञान के लक्ष्य के अंदर हम व्यवहार के 2 नंबर पे रखते हैं कि साथियों किसी भी व्यवहार होता है ना, उसका हम पहले तो उसका पुनर्गठन मतलब उसके पूर्व अनुमानित करते हैं कि पूर्व विचार क्या होते हैं, और उनको विचारों को पूर्ण विचारों को करते हैं, फिर उसको किस प्रकार उसका नियंत्रण करना है ना, ये मनोविज्ञान का लक्ष्य होता है ना, 2 नंबर का। तीसरी बात आती है व्याख्या। अब मनोविज्ञान के 3 नंबर का जो लक्ष्य है ना, उसमें व्यवहार का क्या करते हैं कि पूर्ण रूप से व्याख्या करता है ना। मनोविज्ञान में व्यवहार के 3 नंबर पे क्या करते हैं? उसकी पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये साथियों मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं, और ये मनोविज्ञान के अनुसंधान मैंने 4 आपको बता दिए। तो ये ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंटता इसकी नहीं देखने को मिलती है। अब साथियों देखो आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर स्टोरी चलाते हैं। तो आगे की ओर हमें ये बताया कि मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान एक मतलब हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान की कई शाखाएं होती हैं। मनोविज्ञान में किस किस का अध्ययन किया जाता है? तो मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा मतलब एक पेड़ के समान, बरगद के पेड़ के समान अलग अलग शाखाएं होती हैं साथियों मनोविज्ञान की। जैसे ये पेड़ है साथियों, जैसे ये क्या एक पेड़ है ना। इस पेड़ पे बहुत सारे देखो अलग अलग शाखाएं हैं, है ना। ये शाखाएं साथियों, ये क्या है? शाखाएं। मनोविज्ञान अलग अलग शाखाओं में बंटा हुआ है साथियों। जैसे आपको पता है कि एक तो होता है साथियों मानव का, जैसे ये मानव मानव मनोविज्ञान होता है, ठीक है। और एक साथियों बात करें तो एक होता है पक्षी मनोविज्ञान, पक्षी मनोविज्ञान। एक साथियों होता है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान की शाखाएं बात कर रहा हूं साथियों में, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं, शाखाएं बात कर रहा हूं साथियों, मनोविज्ञान की शाखाएं। पक्षी मनोविज्ञान हो गया। एक साथियों व्यक्तिगत मनोविज्ञान होता है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान।
और साथियों बात करें तो एक होता है साथियों व्यक्तिगत और एक होता है औपचारिक मनोविज्ञान। औपचारिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। एक साथियों होता है प्रौढ़ मनोविज्ञान। क्या होता है? प्रौढ़ मनोविज्ञान। बहुत सारी शाखाएं होती हैं साथियों प्रौढ़ मनोविज्ञान में, आपको बताऊंगा। देखो एक होता है साथियों प्रौढ़ मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। और साथियों और बात करें तो अपन देखो कानून मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। एक साथियों सुधारात्मक मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की शाखाएं हैं सभी की सभी। और एक साथियों बात करें तो सुधारात्मक मनोविज्ञान, एक साथियों परा मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान साथियों यानी परा मतलब भूत विज्ञान होती है, यानी भूत का अध्ययन किया जाता है, वो होती है साथियों परा मनोविज्ञान। और एक साथियों होती है सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। और भी साथियों बहुत सारी होती हैं। कानून मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान मैंने बता दिया ये तो, कानून मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान। और साथियों अगर बात करें तो उपचारात्मक या निदानात्मक मनोविज्ञान होता है ना। इस प्रकार क्या है कि तुलनात्मक मनोविज्ञान होता है ना। और साथियों बात करें तो ऐसे बहुत से मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, तो बहुत बहुत कम मैंने लिखी है, लगभग मनोविज्ञान की 50 शाखाएं होती हैं ऐसे, है ना। 50 शाखाओं में अलग अलग बात से मनोविज्ञान का अध्ययन होता है, और सब की सब अलग होती है। बाल मनोविज्ञान अलग होती है ना। किशोर मनोविज्ञान अलग होती है, प्रौढ़ मनोविज्ञान अलग होती है ना। मानव मनोविज्ञान अलग होती है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान अलग होती है, पशु मनोविज्ञान अलग होती है, सामाजिक मनोविज्ञान अलग होती है ना। और ये किस प्रकार की कई शिक्षा मनोविज्ञान अलग होती है ना। ये बहुत सारी मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। तो इस प्रकार मनोविज्ञान की तमाम जो है शाखाएं, एक मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है साथियों, पेड़ के समान है, इसकी अनेक शाखाएं होती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो मनोविज्ञान की शाखाएं हमने पढ़ ली। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। मनोविज्ञान, भारत में मनोविज्ञान का विकास, बस अपना लास्ट टॉपिक है साथियों, समय भी इशारा कर रहा है। मनोविज्ञान का भारत में विकास, मनोविज्ञान का भारत में विकास, भारत में विकास, मनोविज्ञान का भारत में विकास। अब ये हमें जानना है, मनोविज्ञान का भारत में विकास। तो मनोविज्ञान का भारत में विकास की अगर बात करूं तो एक तारीख है, आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, याद रखना। 1915 की बात कर रहा हूं साथियों। 1915 में साथियों कोलकाता में, अंग्रेजी में कलकत्ता में, साथियों कोलकाता में एन सेन गुप्ता द्वारा, एन सेन गुप्ता द्वारा एक प्रायोगिक मनोविज्ञान की स्थापना की गई। प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, यानी प्रायोगिक मनोविज्ञान की स्थापना, प्रायोगिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और साथियों अगर बात करें तो 1922 में, 1922 में क्या हुआ साथियों? 1922 में साथियों, 1922 में ध्यान रखना, 1922 में प्रोफेसर 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 जी बोस ने क्या किया साथियों? जी बोस ने 1922 की बात कर रहा हूं साथियों। जी बोस ने क्या किया? इंडियन इंडियन साइको एथलेटिकल साइको एथलेटिकल एसोसिएशन की स्थापना की, एसोसिएशन की स्थापना की। और साथियों 1924 में बात करूं तो 1924 में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना हुई, मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये ध्यान में रखना आप साथियों। और एक और बात करें 1928 में, 1928 में साथियों, और एन सेन गुप्ता ने एन सेन गुप्ता ने और राधा कमल मुखर्जी ने, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने साथियों, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान पर पुस्तक लिखी। भारत के अंदर सामाजिक मनोविज्ञान पर पुस्तक लिखी, मनोविज्ञान पर
पुस्तक लिखी थी? किस पे लिखी थी? सामाजिक मनोविज्ञान पे पुस्तक लिखी थी। और साथियों अगर मैं बात करूं तो 1954 की बात कर लेते हैं। तो 1954 में साथियों आपको भी पता होना चाहिए इस बात का, 1954 में क्या हुआ कि बेंगलुरु के अंदर सॉरी भारतीय मनोविज्ञान की इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना हुई। इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना हुई। और 1955 में बात करूं तो 1955 में साथियों बेंगलुरु के अंदर है ना, बेंगलुरु के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल, बेंगलुरु की बात कर रहा हूं साथियों, बेंगलुरु के अंदर नेशनल 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 इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट साइको नेशनल इंस्टीट्यूट साइको ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना की गई। और साथियों एक ध्यान में रखना आप, 1989 में कि इंडिया में मतलब इंडियन साइको इंडियन सॉरी अकादमी नेशनल अकादमी एसोसिएशन इंडिया में स्थापना की गई साथियों। ये सभी तमाम प्रश्न है जो मतलब एग्जाम की दृष्टि से तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, केवल आपको ये पूछ नहीं सकता, लेकिन इस बात की, इस प्रकार के प्रश्नों की आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आज साथियों हमने जाना कि मनोविज्ञान का विकास क्रम था, उस विकास क्रम की मतलब एक थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी जानी कि किस प्रकार हम याद कर सकते हैं, किस प्रकार हमें याद रखना है मनोविज्ञान के विकास क्रम को, कैसे कब तक कितने वर्षों तक मनोविज्ञान का जो विकास क्रम काल में जो विज्ञान आए तो कितने वर्षों तक चलते रहे। फिर हमने ये जाना कि भाई जो मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, और परिभाषाओं के बाद मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ा, और मनोविज्ञान की प्रकृति के बाद मनोविज्ञान के अनुसंधान जो मैंने 4 बताए थे, फिर मनोविज्ञान के लक्ष्य मैंने 3 बताए थे आपको। और फिर साथियों मनोविज्ञान की शाखाएं लगभग 50 होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, शाखाओं के बारे में भी आज हमने अध्ययन किया संक्षिप्त में। और साथियों और भी हमने जाना कि भारत में मनोविज्ञान का विकास है तो उसके बारे में भी जाना, है ना। तो ये तमाम जो प्रश्न थे ना, ये संक्षिप्त में हमने बहुत विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर ली और संक्षिप्त रूप भी आपने उसका भी पढ़ा। तो साथियों ये थी मनोविज्ञान की संक्षिप्त रूप में जानकारी। तो अगली जो क्लास रहेगी ना, उसमें हम साथियों अगली क्लास में मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे संरचनावाद है, निर्मितवाद है, प्रकार्यवाद है ना, संज्ञानवाद है, गेस्टाल्टवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, ये व्यवहारवाद है, ये सभी के सभी संप्रदायों के बारे में, कब कौन जनक कहे जाते हैं, इसमें कौन से संप्रदाय में क्या हुआ था, ये सभी की सभी यानी संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। और शाखाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी परिचर्चा हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो साथियों आज की क्लास, आज आपकी शाखा, आपके दोस्त को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने अन्य साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि अपने अन्य साथी भी ये जो अपना क्लास है वो देख सकें। और साथियों आपसे एक बात ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार के प्रश्न की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख देंगे ना, और आपको जवाब जरूर मिलेगा साथियों। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं और जल्दी आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो साथियों आज की क्लास से लेते हैं विदा। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान।